मोदी सरकार के 5 साल लगभग पूरे हो चुके हैं। चुनाव बस होने ही वाले हैं और इस पर लोकल सर्कल्स ने एक ऑनलाइन सर्वे किया जिसमें लोगों से मोदी सरकार के कामकाज पर राय मांगी गई है। सर्वे के मुताबिक 75% लोगों की उम्मीदों पर मोदी सरकार खरी उतरती है और वो इसे उम्मीद से अच्छा या उम्मीद के मुताबिक मानते हैं। इसके अलावा लोगों से मोदी सरकार के कामकाज, उनकी योजनाओं पर, उनकी नीतियों पर लेकर राय मांगी गई। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं लोकल सर्कल्स के चेयरमैन और सीईओ सचिन तपाड़िया। सचिन, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले तो बताइए, ये सर्वे जो आपने किया इसमें क्या निकल कर आया और क्या बड़ी बातें हैं इस सर्वे की? तो ये सर्वे जो हमने किया गौरव, ये लगभग 3 हफ्ते फरवरी के चला, फरवरी 7 से लेकर फरवरी 28 तक, जिसमें लगभग 1,80,000 से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज लोगों ने दिए और लगभग 65,000 यूनिक लोगों ने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया, जो कि देश के 250 से ज़्यादा जिलों को बिलोंग करते हैं। तो ये सर्वे लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया को इस सर्वे ने कवर किया और इसमें जितने लोग हैं वो रजिस्टर्ड हैं लोकल सर्कल्स के साथ में, यानी कि लोकल सर्कल्स को जानकारी है उनके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की। लगभग 87% लोग पिछले 2 साल से जुड़े हुए हैं लोकल सर्कल्स के साथ और लगभग 98% लोग जुड़े हुए हैं पिछले 1 साल से लोकल सर्कल्स के साथ में। सो बड़ा ही ऑथेंटिक सर्वे इन दैट सेंस निकल के आया है। और इसमें जो एक चीज़ जो ओवरऑल रेटिंग है मोदी सरकार की, वो इस साल 75% निकल के आई है। 25% लोगों ने सरकार को ये कहा कि सरकार उनके अपने वादों पे खरी नहीं उतरी है। 75% पॉजिटिव लगभग माने 75% पॉजिटिव और 25% लोग संतुष्ट नहीं है। 25% लोग जो आपके इसमें से 30% लोग ये कह रहे हैं कि उम्मीद से अच्छा कहीं मोदी सरकार काम कर रही है। मैं देख रहा था आपका सर्वे सचिन, इसमें महंगाई को लेकर बात की गई, किसानों को लेकर बात की गई, रोजगार को लेकर बात की गई, पाकिस्तान को लेकर बात की गई, मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बात की गई। तो ये सारी बातें जब आपने लोगों से पूछी तो इन सब बातों पर क्या निकल कर आया, ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। तो इसमें जो 3-4 की एरियाज में जो इनपुट्स आए हैं उसमें ये है, एक तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। तो 44% लोग अगर बोलते हैं कि पिछले 5 साल में नई रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई, तो लगभग 39% लोग बोल रहे हैं कि पिछले 5 साल में ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो निकल के आया, जिस पे कि आने वाली सरकार को बेहद शुरुआत से ही उसको एकदम फोकस करके चलना होगा। और इसमें बेसिकली लोगों का कहना है कि भले ही मतलब थोड़ा एमएसएमई सेक्टर में या एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इंडिया के ज़रिए कुछ नए प्रोग्राम्स शुरू हुए, बट ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा आप अगर देखेंगे तो जो करप्शन का मुद्दा है उसमें लगभग 60% लोगों का कहना है कि करप्शन पिछले 5 साल में कम हुआ है। तो इसमें जो एक अगेन अगर इसको थोड़ा डीप डाइव किया जाए तो सेंट्रल लेवल पे लोगों का कहना है कि करप्शन कम हुआ है, लेकिन लोगों की जो डेली लाइफ है जिसमें कि पुलिस वाला करप्शन, आपका म्यूनिसिपैलिटी वाला करप्शन, वो अभी भी जारी है। तो सेंट्रल लेवल पे लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार में करप्शन कम है, बट राज्य सरकार में और लोकल बॉडीज में अभी भी करप्शन उतना ही है। एक चीज और, क्योंकि हम उस दौर में बात कर रहे थे सचिन, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है और कुछ दिन पहले तो काफी ज्यादा तनाव था जब तक पायलट अभिनंदन उनकी गिरफ्त में थे, और अभी भी तनाव कहें कम हुआ लेकिन उस तरीके का कम नहीं हुआ जैसे नॉर्मल डेज में होता है। उस बीच इस सर्वे में ये बात कही गई जो मैं देख रहा था कि पाकिस्तान पर 80% से ज्यादा लोग मौजूदा सरकार की नीतियों के साथ खड़े हैं। इसको कैसे देखें? बिल्कुल। सो ये जब सर्वे चल रहा था तो हमने थोड़े ट्रेंड्स को चेंज होते हुए देखा। जब फरवरी 15 के अराउंड लगभग 71% लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे जो सरकार की नीतियां हैं, और 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी जब तक कि ये सर्वे समाप्त हुआ, वो रेटिंग्स बढ़ के 71% से 81% तक पहुंच गई थी। तो क्लियरली लोगों का साथ है मोदी सरकार के साथ पाकिस्तान को की तरफ एक स्ट्रॉन्ग रवैया अपनाने के लिए। उसी तरह टेररिज्म पे भी जो है लोगों ने बड़ा सपोर्ट दिया है, वो भी काफ़ी हाई रैंकिंग है मोदी सरकार की, ये दोनों ही मुद्दों पे, जो कि ओवरऑल रैंकिंग को भी, उसमें भी लोग मोदी सरकार के 80% से ज्यादा लोग उसमें भी मोदी सरकार के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने इससे निपटने में भी ठीक ठाक काम किया है। अच्छा, लेकिन आपका एक सर्वे एक चीज और बताता है, उसके बारे में भी बताइए सचिन, कि
आप लगातार, जैसा कि आपने बताया, 2015 से आप जैसे मोदी सरकार के 1 साल पूरे हुए, साल दर साल सर्वे कर रहे हैं और ये 5 साल लगभग पूरे हो चुके हैं। क्या ये माने कि आपके सर्वे के मुताबिक 5 साल पूरे होते होते लोगों का भरोसा मोदी सरकार पर ज्यादा बढ़ गया, जैसा कि आप सर्वे कह रहा है आपका? तो सर्वे में बिल्कुल यही बात निकल के आ रही है कि अगर आप इस सर्वे की रैंकिंग को देखेंगे तो पिछले साल जो है 54% लोगों ने अपना अप्रूवल दिया था मोदी सरकार को। यही नंबर 68% था 2016 में। तो 54 से लेके ये जो 75% जो नंबर बढ़ा है, हमारे हिसाब से इसके 2 या 3 रीजंस हैं। एक तो कारण इसका ये है कि पिछले साल भर में जो सरकार ने कुछ नीतियां अनाउंस करी हैं, जैसे कि जो 2019 का जो बजट था वो पहली बार मिडिल क्लास ओरिएंटेड बजट सरकार ने पेश किया, जिसमें कि टैक्सेस को कम किया गया। जनरल रिजर्वेशन एक और स्कीम थी जिसको लोगों ने अप्रिशिएट किया, खासतौर से आम आदमी ने। आयुष्मान भारत, उसी तरह काफ़ी स्कीम्स हैं जो कि पिछले साल भर में लॉन्च करी गई, जिस पे लोगों ने सपोर्ट दिया। दूसरा जो काफ़ी अहम मुद्दा है वो ये है कि पिछले साल तक के सर्वे में लोग सरकार के जो वादे थे उससे सरकार के डिलीवरेबल्स को कंपेयर कर रहे थे। इस बार का जो सर्वे है उसमें बिकॉज एक 5 साल का पीरियड ऑलमोस्ट पूरा होने आ गया है, लोग अब एक इससे पिछली सरकार यूपीए 2 को मोदी सरकार से कंपेयर कर रहे हैं और उसके बेसिस पे लोग जो मतलब है, आप ये कह रहे हैं कि पहले लोग मोदी सरकार के पहले साल से दूसरे साल को कंपेयर करते थे, अब लोग मोदी सरकार के 5 साल से यूपीए के 5 साल को कंपेयर कर रहे हैं और इसमें मोदी सरकार कहीं ना कहीं आगे दिख रही है। अच्छा, एक चीज और बताइए, मोदी सरकार, आपके सर्वे का अगर हम क्रक्स ये निकाले कि मोदी सरकार से लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखते हैं, लेकिन आप ही का ये सर्वे कहता है कि लोग अपने एमपी से संतुष्ट नहीं है। उसमें लोग कह रहे हैं कि जो आपने एक सवाल पूछा कि क्या आपके सांसद आपके क्षेत्र की समस्याओं को हल करते हैं, उसमें तो 30% से भी कम लोग हैं शायद जो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो मतलब मोदी सरकार, पीएम मोदी से लोग खुश हो सकते हैं, उनकी सरकार के कामकाज से खुश हो सकते हैं, लेकिन अपने सांसद से खुश नहीं है। बिल्कुल, ये एक ऐसा मुद्दा है जो पिछले 4 साल से 5 साल से लगातार बना हुआ है गौरव, जिसमें कि लोगों का कहना है कि जो हम एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम इलेक्ट करते हैं, वो जिसको कि एक एमपी एलईडी फंड भी दिया जाता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 करोड़ रुपए हर साल खर्च करने का, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मोस्ट ऑफ द एमपीज, मेजॉरिटी, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द एमपीज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एंगेज नहीं करते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी के इश्यूज पे फोकस नहीं करते हैं। वो इलेक्ट होते हैं और फिर वो दिल्ली चले जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसी में साल में 2 बार 4 बार आते हैं साल भर में। तो वो एक ऐसा मुद्दा है जिसको कि सरकार ने एक्शन इस पे नहीं ले पाए हैं पिछले 5 साल में, और जो आने वाली सरकार है इलेक्शन के बाद उसको इस मुद्दे पे फोकस करना चाहिए। बट बिकॉज बहुत लोगों के लिए ऐसा है कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, बट उनके लिए ऑन द ग्राउंड जो चेंज है वो जब लोकल लेवल पे काम होगा तभी आएगा। ठीक है सचिन, बहुत शुक्रिया सचिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मोदी सरकार के 5 साल के कामकाज पर लोगों का भरोसा थोड़ा बहुत, जैसा कि सचिन के सर्वे की को हम आधार माने तो दिखता है, और लोग कहीं ना कहीं मोदी सरकार के कामकाज से 75% लोग तो संतुष्ट या संतुष्ट से ज्यादा खुश दिख रहे हैं इस सर्वे से। लेकिन बहुत सारी चीजें जिसमें एक एमपी जो लोगों के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को हल करते हैं या नहीं करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं लोग कम खुश दिख रहे हैं। रोजगार के मोर्चे पर भी आधे से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि बेरोजगारी के मोर्चे पर सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से टैकल नहीं किया, जो उनके वादे थे वो उतने पूरे नहीं हुए। चलिए हम आगे बात करते रहेंगे, इस बारे में बताते रहेंगे, लेकिन एक और सर्वे स्वच्छता का है, उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें इंदौर ने एक बार फिर बाजी मारी है। इंदौर ने लगातार तीसरी बार सबसे साफ शहर का अवार्ड जीता है। यही नहीं, इस बार मध्य प्रदेश ने भी हैट्रिक लगाई है। इंदौर के अलावा राजधानी भोपाल को सबसे साफ राजधानी का तमगा मिला है, और खुले में शौच से मुक्ति में उज्जैन शहर सबसे आगे रहा। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने इस साल के स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की, और सर्वे में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर के लिए अहमदाबाद ने बाजी मारी है, तो वही छत्तीसगढ़ को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का दर्जा मिला है। आपको बता दें कि सरकार ने देश के 4237 शहरों का सर्वेक्षण किया था। तो सर्वे में इंदौर को तीसरी बार लगातार सबसे साफ शहर से नवाजा गया। इस मौके पर इंदौर नगर निगम के कमिश्नर आशीष सिंह से बात की हमारे संवाददाता प्रतीक श्रीवास्तव ने।
लोगों के सपोर्ट के अलावा जो सस्ता सर्वेक्षण में हमारे सामने चैलेंजेस होते हैं, हम लोग कभी भी रैंकिंग के लिए या कहें कि नंबर पाने के लिए काम नहीं करते हैं। हम लोग जो ऐसे काम जो ज़मीनी हकीकत को बदलते हैं, कहीं ना कहीं उन पे ध्यान देते हैं। जैसे भी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, आप ये देख सकते हैं कि बायो रिमीडिएशन का मॉडल लगा हुआ है यहाँ पर इंदौर का। लगभग 100 एकड़ की ज़मीन थी जिस पे पूरा का पूरा कचरा रहता था, अगर आप ये देखेंगे, और आज हम लोगों ने पूरे कचरे को बायो रिमीडिएशन से साफ़ कर दिया है। पूरा 300 एकड़, जो 100 एकड़ की ज़मीन थी जिसकी कीमत लगभग 300-350 करोड़ रुपए है, वो पूरी की पूरी रिक्लेम हो गई है और मात्र 6 से 8 महीने के बीच में ये काम हमने कर दिखाया है। तो ऐसे ही कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग लेते रहते हैं और उसी की वजह से इंदौर लगातार आगे रहता है। सर, स्वच्छता का एक पहलू है जो दूसरी तरफ दिखाई नहीं देता। जैसा दावा किया जा रहा है कि जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है उसमें काफ़ी कमी आई है, 70% की। लोगों की जो आमदनी है वो 50,000 रुपये तक एनुअली बच रही है जो बीमारियों में वो खर्च करते थे। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहना है आपका। जनरली हम लोग जो मतलब कचरा दिखता है और हम लोगों को सफाई दिखती है, लेकिन उसके जो फायदे हैं सफाई के, चाहे ओडीएफ होने के हों, अगर खुले में शौच मुक्त हो जाता है तो उससे वेक्टर बॉर्न डिजीज बहुत कम हो जाती हैं, सफाई से कम हो जाती हैं, अगर सीवेज रोड पे नहीं है उससे बहुत कम हो जाती हैं। तो ये सस्ता सर्वेक्षण का एक बहुत बड़ा पहलू है कि रैंकिंग और ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन इसकी वजह से जो जनता को फ़ायदा होता है, मुझे लगता है असली जीत जनता की ही होती है। जैसा कि इंदौर में आपने कहा कि 70% वेक्टर बॉर्न डिजीज कम हो गई हैं, पूरी इंडिया में ही यही ट्रेंड ऑब्जर्व किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्ट की देखरेख में मध्यस्थता के जरिए अयोध्या विवाद के निपटारे की प्रक्रिया शुरू होगी या नहीं, कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने आज इस सवाल पर सभी पक्षों की बात सुनी और सभी पक्षों से कहा है कि अगर मध्यस्थता शुरू होती है तो उनकी तरफ से जो लोग इसमें हिस्सा लेंगे उनका नाम दें। उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाद की प्रकृति का हवाला देकर मध्यस्थता की प्रक्रिया का विरोध किया है। वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से कहा है कि विवादित जमीन सरकार की है। निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मध्यस्थता पर सहमति जताई है, लेकिन रामलला विराजमान के पक्षकारों ने कहा है कि वो उस जमीन पर मोल भाव नहीं कर सकते जहां भगवान राम का जन्म हुआ। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और इस मामले में वकील जफरयाब जिलानी का मानना है कि मध्यस्थता की वजह से फैसला आने में देरी की संभावना नहीं है। इससे अगर नहीं होता है तो मुकदमे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुकदमे की सुनवाई तो 8 हफ्ते के बाद जब कोर्ट ये असेस करेगी कि मुकदमा अब तैयार है तो कोर्ट डेट फिक्स करेगी मुकदमे की सुनवाई की। तो देयर इज कोई मुकदमे की सुनवाई में डिले इससे नहीं हो रहा है। वही अयोध्या विवाद में शुरू से पक्षकार रहे अंसारी परिवार का कहना है कि वो कोर्ट की बात मानने को तैयार हैं। हम कोर्ट की हर बात मानने के लिए तैयार हैं। कोर्ट जो भी कहेगा वही हम मानेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, हिंदुस्तान का कानून मानते हैं, संविधान मानते हैं। कोर्ट जो भी कहेगा वही मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या विवाद पर पहले भी कई बार मध्यस्थता की कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। इस बार कमान सुप्रीम कोर्ट ने संभाली है। उम्मीद है मध्यस्थता के जरिए अयोध्या का रास्ता निकलेगा। मध्यस्थता को लेकर हिंदू महासभा और निर्मोही अखाड़े ने 3-3 नाम सुझाए हैं। हिंदू महासभा ने पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, पूर्व चीफ जस्टिस JS खेयर और पूर्व जस्टिस AK पटनायक का नाम सुझाया है। वहीं निर्मोही अखाड़ा ने पूर्व जस्टिस कुरियन जोसेफ, AK पटनायक और GS सिंघवी का नाम सुझाया है। और आज आवाज अड्डा में हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या अयोध्या मामले का हल मध्यस्थता से निकल सकता है। आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चुनाव में फेसबुक का दुरुपयोग रोकने की क्षमता खुद फेसबुक के पास नहीं है, यह मानना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मामले पर बनी संसद की स्थायी समिति के सदस्यों का। हालांकि फेसबुक ने भरोसा दिलाया है कि एक स्पेशल पेज के जरिए वो लोकेशन, पहचान और विज्ञापन की फंडिंग की जानकारी देने की व्यवस्था करेगा। इस मुद्दे पर बात करेंगे हमारे इकोनॉमी पॉलिसी रीडर लक्ष्मण रॉय से, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कि बैठक के बाद क्या कहा समिति के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने। ये जरूर है कि समाज को बांटने का काम इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ना हो, हिंसा या फिर गाली गलौज का काम ना हो, भारत की सुरक्षा पे कोई खतरा इनके कारण ना हो,
और भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके चुनावों में कोई विदेशी हस्तक्षेप ना हो, ये सब सुनिश्चित करने के लिए इनको कहा गया है, ताकि इन प्लेटफॉर्म्स का मिसयूज ना हो और बायस ना हो। तो लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं। तो लक्ष्मण, बताइए क्या खास रहा आज की इस बैठक में? देखिए, इस बैठक में जो संसद की स्थायी समिति के सदस्य थे वो यही जानना चाहते थे कि फेसबुक अपने रेगुलेशन को किस तरह से ज़्यादा प्रभावशाली बना सकता है, उसके पास क्या इस बात के कोई ठोस रणनीति है या फिर तकनीक है कि नहीं है। लेकिन फेसबुक ने जब जवाब दिया तो उससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं दिखे संसद के स्थायी समिति के सदस्यों का ये कहना था कि फेसबुक ये बताने में या फिर ये जाहिर करने में नाकाम रहा कि वो कंटेंट के रेगुलेशन को लेकर उसके पास वाकई कोई ठोस व्यवस्था है कि नहीं है। ऐसा लग रहा था कि फेसबुक भी बेबस है कि हम कंटेंट को पूरी तरह से रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। उसे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कंटेंट के रेगुलेशन की पुख्ता व्यवस्था कैसे बनाई जाए, क्योंकि उनके कामकाज का मॉडल ही कुछ इस तरीके से है। फेसबुक ने समिति के सदस्यों के सामने यह भी माना कि सही कंटेंट की पहचान करना हमेशा सही नहीं हो पाता है, 100% एक्यूरेसी इसमें नहीं आ पाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि चुनाव में फेसबुक के प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग नहीं होगा, इस बात की गारंटी देने को फेसबुक तैयार नहीं था। फेसबुक के जो रेगुलेशन की क्षमता है उससे ऐसा नहीं लगता कि वो दुरुपयोग को पूरी तरह से रोक पाएगा। हाँ, एक बात जरूर था कि फेसबुक ने समिति के सदस्यों को इस बात का भरोसा दिलाया कि वो एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर रहा है जिसके बाद आप ये पता कर पाएंगे कि फेसबुक पर पोस्ट डालने वाले की पहचान क्या है, उसका लोकेशन क्या है, और चुनावी अगर विज्ञापन है तो विज्ञापन के लिए पैसा कहाँ से आया है। इसके लिए स्पेशल एक वेब पेज बनाया जाएगा जिस पर जाकर यूजर इस बात की जानकारी ले सकते हैं। ये थोड़ी सी बात सुकून देने वाली थी समिति के सदस्यों को लेकर, लेकिन बहुत ज़्यादा संतुष्ट मुझे लगता है कि नहीं दिखे फेसबुक के जवाब से। ठीक है, शुक्रिया आपका लक्ष्मण इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे भी इस मामले पर अपडेट देते रहेंगे दर्शकों को, लेकिन आगे बढ़ते हैं। पुलवामा हमला और एयर स्ट्राइक पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पुलवामा आतंकी हमले को दुखद दुर्घटना बताने वाले अपने बयान पर कायम हैं। इस बार दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को उनके खिलाफ मुकदमा दायर करने की चुनौती देते हुए ट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह ने पुलवामा हमले को दुर्घटना बताए जाने पर पीएम मोदी और सरकार के मंत्रियों द्वारा उन्हें एंटी नेशनल बताए जाने पर सवाल किया। उन्होंने खुली चुनौती देते हुए यहां तक कहा कि अगर सरकार में साहस है तो वो उन पर मुकदमा दायर करें। और दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर मोदी सरकार के मंत्री वीके सिंह का जवाब आया है। वीके सिंह ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि अगली बार स्ट्राइक करने के वक्त विपक्ष के लोगों को हवाई जहाज में बांध कर ले जाया जाए ताकि वो देख सकें कि कितने लोगों को मारा गया है। 3:30 बजे मच्छर तंग कर रहे थे, हमने हिट मारा, बहुत सारे मच्छर गिर गए। अब लोग वह कह रहे हैं मच्छर गिन के बताओ कितने मच्छर मारे। अगली बार जब भारत कुछ करे तो मुझे लगता है कि विपक्षी जो ये प्रश्न उठाते हैं उनको भी हवाई जहाज के नीचे बांध के ले जाएं, जब बम चलें तो वहाँ से देख लें टारगेट, उसके बाद उनको वहीं पे उतार दें, उसके बाद वो गिन लें और वापस आ जाएं। ये मानसिकता समझ में नहीं आ रही। आगे बढ़ते हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाना और भी आसान हो जाएगा। लाइसेंस बनाने के लिए अब आपके ड्राइविंग स्किल की जांच आरटीओ इंस्पेक्टर नहीं बल्कि कंप्यूटर करेगा। इसके लिए दिल्ली में पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर शुरू हो चुका है। हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने इस ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर का जायजा लिया और बात की मारुति के सीजीएम अजय तोमर से। दिल्ली में देश का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर आ चुका है और मेरे पीछे मयूर विहार में दिल्ली का पहला ऐसा सेंटर है जहां पे जो पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, यानी कि यहां पे आपको कोई भी आरटीओ का इंस्पेक्टर नहीं दिखेगा। यहां कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि जांच कर सके, बल्कि ये सारा काम कंप्यूटर खुद करेगा। ट्रैक्स बने हुए हैं, गाड़ियां यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी इंस्पेक्टर जो है वो इसकी जांच नहीं करेगा। यहाँ उसकी जगह 20 कैमरे लगाए गए हैं जो कि आपकी हर गतिविधि पर नज़र रखेंगे और देखेंगे कि आप सही से जो ड्राइविंग है वो कर रहे हैं या नहीं और आप उसके हकदार है या नहीं। ये पूरा सिस्टम किस तरीके से काम करता है यहाँ पे वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो एक व्यक्ति जो कि ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहता है उसको क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसेस है उसके लिए? जब यहाँ आएंगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल टू इंश्योर कि वही एप्लीकेंट है, उसका एक बायोमेट्रिक चेक होगा, उसके बाद को रीडिफ कार्ड इशू करा जाएगा। एंड जैसे कि आप इधर देख रहे हैं कि रीडिफ कार्ड वो गाड़ी में रख के ही कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर। जब वो स्टार्ट करेगा, ये 7 स्टेज टेस्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह कि हर एक स्टेज पे ही हैज़ टू क्वालिफाई, फिल्टरिंग इज 7 स्टेज।
एक स्टेज पे अगर वो क्वालिफाई कर जाता है तभी दूसरे स्टेज की बूम बैरियर उठेगा विद ए ग्रीन लाइट, यू कैन गो स्टेज 2. Unfortunately, he is unskilled to qualify at any stage. He'll be requested to come out in between. तो उससे हमको 2 एडवांटेज हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट होगा लोगों का, एंड टाइम लोगों का वेस्ट नहीं होगा. तो ऐसे ही जब पूरा टेस्ट साइकिल करके सेम डे उसको ये पता लग जाएगा कि मैं क्वालिफाई हो गया या नहीं हो गया. इसमें 20 हाई रेजोल्यूशन कैमराज लगे हुए हैं जो कि हर एक उसकी जो कैप्चरिंग होती है व्हीकल मूवमेंट की वो ऑटोमेटेड है और वो रिकॉर्डिंग भी है. कल को कोई एप्लीकेंट चैलेंज करता है कि भाई मेरी ड्राइविंग बहुत अच्छी थी, आपने फेल कर दिया, तो उसको ट्रैक दिखाया जाएगा, ये आपकी गाड़ी है, ये एक्चुअल रिकॉर्डिंग है. और हर एक ट्रैक पे 2 येलो लाइन लगी हुई हैं जिसमें सेंसर्स लगे हुए हैं. इट विल कैप्चर कि अगर आपकी येलो लाइन टच करके यू आर डिस्क्वालीफाइड. और ट्राई के नए नियम के मुताबिक क्या आपने अपने चैनलों का चुनाव कर लिया है? नहीं तो जल्दी कीजिए और आवाज, कलर्स और एमटीवी जैसे अपने पसंदीदा चैनलों का चुनाव कीजिए. आपको फिर बता दें कि आप सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में चुन सकते हैं कलर्स वाला वैल्यू पैक, जिसमें आपको मिलेंगे आपके सभी मनपसंद चैनल सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में.